नमस्ते। देखिए बिज़नेस स्टैंडर्ड में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, लो होप शार्प डिवाइड्स। देखिए ये किसके बारे में है? आज है 25 मार्च, कल है 26 मार्च। कल से क्या शुरू होने वाला है? कल से शुरू होने वाला है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डब्ल्यूटीओ का, जो कि हर 2 साल के बाद होता ही होता है। ठीक है? तो उसी में भारत का क्या इश्यू है, डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या हम पर क्या हावी करना चाहती हैं, हम क्या छूट चाहते हैं, उस पे बैठ के जब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, हाई लेवल का मीटिंग होती है, तो यहाँ पे लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो उसी को हम देखेंगे। इसमें क्या होता है देखिए, तो देखिए डब्ल्यूटीओ का क्या होने वाला है, एमसी 14 लिखा होगा आर्टिकल में, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एमसी 14 यानी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14 14वीं बैठक होने वाली है। ठीक है, हर 2 साल के गैप पे होता है और ये क्या करता है, ग्लोबल ट्रेड का 98% हिस्सा कवर करता है। मतलब आप देख लेंगे ग्लोब पे, पृथ्वी पे जितने भी देश हैं, ठीक है, उसका 98% लगभग हिस्सा वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके नियम के अकॉर्डिंग चलता है। अब ये 90 लगभग 98% हिस्सा कवर करने का क्या मतलब है, लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर इसकी वैल्यू है। लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर हिस्सा, 98% हिस्सा कवर करने का मतलब क्या है, लगभग 35 प्लस ट्रिलियन डॉलर ये कंट्रोल करता है। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट है किकिंग अवे द लैडर। किकिंग अवे लैडर का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए ये एक डेवलप कंट्रीज है। ठीक है, ये एक महल है, महल मान लीजिए, महल के ऊपर ये डेवलप कंट्रीज पहुंची हुई है, ये सीढ़ी लगा हुआ है, एक सीढ़ी है, लैडर है, और यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज यानी गरीब देश है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का जो रूल था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, गरीब देश है, एक नियम बनेगा, उसी नियम के अकॉर्डिंग ट्रेड होगा और ट्रेड का सहारा लेके लोग डेवलप्ड होंगे। ठीक है, कुछ कंट्रीज जो है डेवलप्ड होके ऊंचाई पे पहुंच गए। ठीक, फिर ये जो सीढ़ी थी, जो डेवलप्ड हो गए थे, ये नहीं चाह रहे हैं कि ये जो डेवलपिंग नेशन है ये भी यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, जलन भावना में कि हम ही सारा चीजें कंट्रोल करें। तो ये क्या करना चाहते हैं, ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी मतलब ये जो रूल्स है, ये रूल्स है अपने हिसाब से कंट्रोल करें, इसलिए इस लैडर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो डेवलपिंग नेशन है वो डेवलप ना हो पाए। तो इसीलिए लिखा गया किकिंग अवे द लैडर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि डेवलपिंग नेशन को डेवलप नहीं बनाना देना चाहते, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहते हैं उनको, इनमें इनका फायदा है। देखिए अब डब्ल्यूटीओ में हमारे क्या क्या इशूज हैं, हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे, और डेवलप नेशन हम पर कैसे हावी हो रहे हैं। पहला इशू है एग्रीकल्चर का इशू। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंडिया क्या करता है, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, यानी जो एमएसपी वगैरह है, राशन राशन वगैरह है, हम थोड़ा सब्सिडी वगैरह दे के लोगों से, जो किसान है उनसे राशन खरीद लेते हैं। ठीक है, फिर पीडीएस सिस्टम में हम सस्ते दामों में लोगों को राशन देते हैं ताकि फूड सिक्योरिटी बनी रहे हमारे यहाँ। ठीक है, फूड सिक्योरिटी बनी रहे। और डब्ल्यूटीओ का क्या रूल है, डब्ल्यूटीओ का रूल है कि जो अब सब्सिडी लिमिट है, हमें हमारे लिए सब्सिडी लिमिट 10% किया गया। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि हमारे पूरी इकोनॉमी की वैल्यू का केवल 10% से ज्यादा हम सब्सिडी नहीं देंगे। ये डब्ल्यूटीओ का रूल है। मतलब मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली एक ईयर ले लीजिए, एक साल, मान लीजिए एक साल है। ठीक है, एक साल, अब एक साल में जितना भी हमने यहाँ प्रोडक्शन किया, ठीक है, सारी चीजें उत्पाद बनाए, ठीक है, अब उसकी जो वैल्यू है मान लीजिए 100 है। ठीक है, तो इसका केवल 10 ही हम सब्सिडी देंगे, 10 से ज्यादा सब्सिडी नहीं देंगे। ठीक है, ये क्या कहते हैं, डब्ल्यूटीओ का रूल है, डब्ल्यूटीओ का रूल है। और जो डेवलप नेशन है वो क्या करते हैं, वो हमेशा इसी को लेकर टारगेट करते हैं हमें, कि जो तुम जो सब्सिडी दे रहे हो वो 10% से ज्यादा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारा ट्रेड जो है डिस्टॉर्ट हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड डिस्टॉर्ट होने का मतलब क्या है, हमारे सब्सिडी देने से वर्ल्ड ट्रेड डिस्टॉर्ट कैसे हो रहा है। देखिए कहना क्या है इनका, इनका कहना है कि जो हम सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी देने के, मान लीजिए गेहूं है, हमने सब्सिडी देके गेहूं ले लिया, ठीक है, गेहूं खरीदा। अब ये दिक्कत तब हो रही है, वो लोग क्या बोल रहे हैं डेवलप नेशन, कि जो तुम सब्सिडी देके गेहूं खरीद रहे हो अपने देश के अंदर ही रखो, ठीक है, वो बाहर मत लाओ, नहीं तो फेयर कंपटीशन की दिक्कत होगी। ये डेवलप नेशन बोल रहे हैं। फेयर कंपटीशन क्या, मान लीजिए ये एक देश है, दूसरा देश है, तीसरा देश है, चौथा देश है, ये इंडिया है, ये इंडिया है। अब गेहूं मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है कितना, 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया केजी। अब इंडिया क्या कर रहा है, मान लीजिए जो डेवलप नेशन बोल रहे हैं कि ये सब्सिडी देके इंटरनेशनल मार्केट में ये क्या कर रहा है, 15 रुपया केजी बेच रहा है, 15 रुपया केजी बेच दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है। ये आरोप लगाते हैं डेवलप नेशन। और हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए, केवल फूड सिक्योरिटी के लिए हम अपने देश के ही अंदर रखते हैं, लेकिन डेवलप नेशन मानते नहीं है और डब्ल्यूटीओ का हवाला दे के बार बार कि डब्ल्यूटीओ का रूल है 10% से ज्यादा सब्सिडी आप नहीं दोगे। ठीक है, तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए हम क्या बोलते हैं, हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि जो सब्सिडी का जो कैलकुलेशन है वो 1986 से 1988 का प्राइस लेता है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ।
ये रूल बदला नहीं गया है। अभी हम क्या कह रहे हैं, हम डब्ल्यूटीओ से बोलते हैं कि आप जो प्राइस काउंट कर रहे हो करंट प्राइस से करो, आज के वैल्यू से करो। आप एक बेस ईयर लेके पकड़ के बैठे हुए बहुत पुराना 1986 से 1988 का प्राइस, इससे आप काउंट कर रहे हो, तो वो आर्टिफिशियली हम जो सब्सिडी देंगे वो तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मान लीजिए 7 से 8 गुना ज्यादा लगता है। हम जो भी सब्सिडी देते हैं वो अगर बेस प्राइस से, ये जो बेस प्राइस बना रखा है 1986 से 1988 का, हमारी सब्सिडी ऑटोमेटिक ज्यादा लगती है। कैसे? मान लीजिए 1986 का जो चल रहा है, 1986 से 1988 का रूल है, ये चल रहा है। इस समय गेहूं, मान लीजिए इस समय गेहूं का ये काउंट कैसे करेगा, 5 रुपए पर केजी, इस हिसाब से काउंट कर रहा है। ठीक है, आज की प्राइस क्या चल रही है गेहूं की? आज मान लीजिए गेहूं की प्राइस चल रही है 25 रुपए पर केजी। हम क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि इसके हिसाब से काउंट करो ना, इसके हिसाब से काउंट करो, आज के प्राइस से, करंट प्राइस से हिसाब से काउंट करो। ये जो नियम बना रखा है 1986 से 1988 वाला बेस ईयर, इसको चेंज करो, इसको तो बदलने की जरूरत है, बहुत पुराना हो गया। अब नया बेस ईयर बनाओ ना। डब्ल्यूटीओ से में हमारी ये डिमांड है कि आप ये थोड़ा चेंज करो, उसको बदलो, पुराना बेस ईयर मत लगाओ, नया लगाओ, करंट प्राइस से काउंट करो। नहीं तो अगर इस प्राइस पे काउंट होगा तो हमारा जो सब्सिडी है, जो हम सब्सिडी दे रहे हैं, वो तो आर्टिफिशियली 7 से 8 गुना ज्यादा दिखेगा ही दिखेगा। ये एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम क्या चाहते हैं, डब्ल्यूटीओ में जब मीटिंग होगी कल से स्टार्ट होने वाला 26 मार्च से, तो ये हम डिमांड करेंगे। मतलब लंबे टाइम से कर ही रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। देखिए, जब हम ये डिमांड कर रहे हैं, इंडिया डिमांड कर रहा है कि ये जो प्राइस है, ये जो 1986 से 1988 वाला आपने नियम बना रखा है, इसको चेंज करो, इसको बदलो। ठीक है, तो डेवलप नेशन ने क्या किया, हमें कौन सा जुमला पकड़ा दिया है, एक पीस क्लॉज। एक क्लॉज है वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ में, ये पीस क्लॉज दे दिया हमें। मतलब ये कि जो सब्सिडी डब्ल्यूटीओ पर नियम क्या है कि 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्यूनिटी मिली हमें कि फूड, कुछ शर्तों के साथ, कि मान लीजिए आप फूड सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं और 10% से ज्यादा चला गया, तो हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, बहुत रेयर केस में कि फूड सिक्योरिटी के मामले में आप दे सकते हैं। ठीक है, और 10% से ज्यादा चला गया, ये तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। 10% से ज्यादा जाने का मतलब ये नहीं है कि 100% चला जाए पूरा, बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम 20-30 ऑलमोस्ट हाइपोथेटिकली इतना जाए, इससे ज्यादा ना जाए। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी के लिए आपको पीस क्लॉज दिया जाता है। और भी शर्तें जोड़ी हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी हमारा प्राथमिकता है इस मामले में, तो हम फूड सिक्योरिटी का एग्जांपल लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी के मामले में पीस क्लॉज दिया है, एक तरीके का टेम्परेरी इम्यूनिटी दिया है। ठीक है, ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है कि ये जो बेस प्राइस हम बोल रहे हैं कि बेस प्राइस आप काउंट करो, इसको चेंज करो, इसको बदलो, तो इसके बदले में हमें क्या दे दिया, पीस क्लॉज दे दिया कि आप 10% सब्सिडी अगर क्रॉस भी कर गए तो हम आप पे पेनल्टी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो और कुछ शर्त है कि फूड सिक्योरिटी के मामले में ही होना चाहिए, बहुत ही रेयर केस में। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये पीस क्लॉज आप फाउंडेशनल क्लास में पढ़ते हैं ना, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि ये बेस प्राइस चेंज करें और करंट प्राइस पे काउंट करें, जिससे हम सब्सिडी दे पाए ढंग से। वो जो बेस प्राइस पे काउंट करते हैं ना, इस प्राइस पे, इसी की वजह से हम तुरंत जब सब्सिडी देते हैं ना, तो 7 से 8 गुना ज्यादा लगता है और हम तुरंत इस सब्सिडी लिमिट को हिट कर देते हैं। ये दिक्कत है। ये हम डिमांड उठा रहे हैं कि पीस क्लॉज तो टेम्परेरी है, आप इसको बदलो, पहले इसमें रिफॉर्म करो। देखिए, इंडिया क्या चाह रहा है, फूड सिक्योरिटी करना चाह रहा है, और डेवलप नेशन क्या है, फ्री मार्केट का हवाला देते हैं। वही कि हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम रूल्स चेंज करना चाहते हैं। और डेवलप नेशन क्या चाहते हैं कि वो जो रूल है 1986 का और 1988 का, ये बना रहे, वो यही स्थिति चाहते हैं कि यही वाला चीज बना रहे। इससे क्या होगा, डेवलप नेशन का फायदा है ना कि हम 10% की लिमिट को तुरंत हिट कर जाते हैं, तो ज्यादा सब्सिडी नहीं देंगे, तो हमारा डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होगा। हम क्या चाहते हैं कि आज के करंट प्राइस पे काउंट हो सारी चीजें, तो क्या होगा, हम ज्यादा सब्सिडी दे पाएंगे और लोगों को ज्यादा फायदा होगा। और ये क्या चाहते हैं, ये स्थिति बनी रहे। डेवलप नेशन का ये है कि ये नहीं बदला जाएगा, बेस ईयर यही रहेगा। ये क्लैश है दोनों के बीच में, डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन के बीच में। हम क्या चाहते हैं कि ये बेस ईयर बदला जाए, थोड़ा चेंज किया जाए इसको, और ये जो डेवलप नेशन है ये क्या चाहते हैं, ये बना रहे। ठीक है, अब ये जब कल मीटिंग शुरू होगी तो इस पे भी बात होगी। अब देखिए, दूसरा इशू क्या है, ई कॉमर्स मॉरिटोरियम। ये एक दिक्कत है। देखिए, इसमें क्या होता है, डिजिटल जो सामग्री होती है उस पर कस्टम ड्यूटी यानी इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट टैक्स बोल सकते हैं, इम्पोर्ट टैक्स ये नहीं लगता। ठीक है, यानी डिजिटली अब बाहर से कोई चीज आ रही है हमारे देश में, ये दूसरा देश है, ये भारत देश है, अगर यहाँ पे कुछ आता है, ठीक है, डिजिटल गुड्स आते हैं, डिजिटली आप कुछ बाई करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती है, कस्टम ड्यूटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिजिकली कुछ मंगाते हैं, मान लीजिए नारियल मंगाया, नारियल दूसरे देश से यहाँ, तो यहीं पे कस्टम वाले बैठे होंगे, कस्टम ड्यूटी लगा देंगे। लेकिन ऑनलाइन डिजिटल चीज से कुछ मंगाएंगे उस पर ड्यूटी नहीं। ठीक है, तो ये एक समस्या है कि ये जो डिजिटल चीजें हम बाहर से यहाँ इंपोर्ट हो रहा है, हम उस पर ड्यूटी नहीं लगाते, जीरो है।
हमारी डिमांड ये है कि इस पे भी हम टैक्स लेंगे, डिजिटली पे हम टैक्स लेंगे, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल बुक मंगाएंगे तो टैक्स लगेगा, ई बुक डाउनलोड करेंगे तो नो टैक्स है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ये हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और डेवलप नेशन क्या करती है, वो चाहती है कि डिजिटल जो गुड्स है, जो डिजिटली कोई चीज बाय कर रहे हैं हम यहाँ पे, उस पर टैक्स ना हो। इससे क्या होता है, इनको फायदा होता है। क्यों? क्योंकि गूगल जैसी कंपनियां, एप्पल जैसी कंपनियां क्या है, इंडिया में आती हैं, तो हमें क्या हो रहा है, हमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। और क्या करता है, डिजिटल इनइक्वालिटी बनती है। क्यों? तो टेक जाइंट्स डोमिनेट करते हैं यहाँ पे आके, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये धड़ल्ले से डिजिटल चीजें चलाते हैं यहाँ पे, और हम इस पे कोई टैक्स वगैरह कस्टम ड्यूटी नहीं ले रहे हैं। ये मुद्दा है, ठीक है, कि डिजिटल चीजों पे हम डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन इस पे भिड़े रहते हैं, ठीक है। और वही बात की जाएगी उस पर डब्ल्यूटीओ में कल से, कि ये जो डिजिटल चीजें हैं, डिजिटल वाली चीजें हैं, उस पर भी हम कस्टम ड्यूटी लेंगे, ठीक है। अभी तक क्या नहीं ले रहे हैं, कस्टम ड्यूटी नहीं ले रहे, तो क्या करना है, हमें कस्टम ड्यूटी इस पे भी लेना है, जैसे फिजिकल गुड्स में हम लेते हैं। और डेवलप नेशन क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं लेना है। ये एक क्लैश है, एक इशू है। तो इससे खतरा क्या होने वाला है, देखिए, डिजिटल उपनिवेशवाद बढ़ रहा है, इसका खतरा है हमें, ठीक है। मतलब जो डेवलप नेशन है वो बहुत ज्यादा हाईटेक है, हर चीज उनके पास सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, तो क्या करेंगे, लाके डंप कर देंगे सारी चीजें। तो ये डिजिटल डोमिनेंस जो बढ़ रहा है वेस्ट का हमारे में, उसको रोकना है, कि मतलब हम भी कुछ अपना प्रोड्यूस करें, यही ला के सारी चीजें करे जा रहे हैं, और कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा, एक तरीके का डिजिटल उपनिवेशवाद का खतरा है। ये एक इशू है। देखिए, एक क्या है, प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट, ये एक इशू है। क्यों ये इशू है, देखिए, प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है, मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है, इसमें क्या करते हैं, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 बच्चे हैं, ठीक है, लंबा जा रहा है ना, 6 बच्चे हैं, और इसमें से 3 बच्चे जो है बहुत होशियार हैं, मतलब इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश वगैरह सब जानते हैं सब। और यहाँ 3 बच्चे जो है, छोड़िए यहाँ पे कर लीजिए, 2 ही बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं, ये इंग्लिश जानना अच्छे से, पढ़ना वढ़ना सब कुछ इनको आता है, ठीक है। अब ये 4 बच्चे हैं, उनको उतना तेज नहीं है, कमजोर टाइप के, ठीक है। तो मान लीजिए ये डेवलप नेशन है, ये डेवलपिंग नेशन है, ठीक। अब क्लासरूम में एक नियम बनाना है कि जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा, ठीक। तो क्या किया गया, ये चाहते क्या है कि क्लास इंग्लिश में हो जाए, पूरा इंग्लिश में एग्जाम, और इनका डोमिनेंस चल रहा था। मान लीजिए इनका चला और इन्होंने नियम अपना एक तरफा होकर बना लिया, ठीक है, एक तरफा होकर बना लिया, तो क्या होगा, इतने लोगों को नुकसान हो जाएगा, इतने लोगों को नुकसान होगा, ठीक है। तो यही है प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट, यानी कुछ देश मिलकर डील कर ले। क्यों करना चाहते हैं ये ऐसा, इनका कहना ये है, देखिए, डब्ल्यूटीओ में एक रूल है कि जितने देश हैं, मान लीजिए 66 देश है, तो सारे देशों की कंसेंट, अगर सभी सहमत होंगे, तब तब कोई रूल लागू होगा। अगर एक भी असहमत हुआ तो लागू नहीं होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, डेवलप्ड नेशन क्या कह रहे हैं कि प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट होना चाहिए। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि कुछ देश मिलकर ये तय कर ले कि क्या होना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि प्रोसेस स्लो हो रहा है। सुनने में तो काफी अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक बोल रहे हैं, प्रोसेस स्लो हो रहा है, लेकिन ये अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं केवल, कि हम मिलके तय कर लेते हैं कि क्या होगा, बाकी सब पे थोप देंगे। अब इनकी क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, हमको तो देखना पड़ेगा उन और देशों का। ये अगर नियम कुछ बना लिया अपने फायदे का और लागू कर दिया तो उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम क्या चाहते हैं, हम मल्टीलैटरल एग्रीमेंट चाहते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट करना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग मिलके, छोटे छोटे ग्रुप मिलके बना लें और बाकी सब पे थोप दें। ये एक क्लास है डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन का। डेवलपिंग नेशन क्या चाहता है, मल्टीलैटरल, और ये क्या चाहते हैं, डेवलप नेशन प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट। ये एक डिबेट है, ठीक है। अब देखिए, एक और इशू है आईएफडी, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। इस पे डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन भिड़े रहते हैं। क्या है ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके लिए रूल आसान किया जाए। मान लीजिए ये इंडिया है, ये अन्य देश है, ठीक है, ये अन्य देश है। तो मान लीजिए इंडिया डेवलपिंग नेशन पे कोई बाहर की कंपनी आती है, तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिया जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया से मतलब रेड कारपेट बिछा दिया जाए, बहुत ज्यादा इजी अप्रूवल किया जाए। तो सुनने में लगेगा ये कि हाँ ठीक है, बाहर से आ रहे हैं, एफडीआई वगैरह आएगा तो इजी अप्रूवल, ठीक है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये प्लूरीलैटरल नेचर का है। मतलब ये कि ये कह रहे हैं कि हम तय करेंगे, मतलब कुछ लोग मिलकर ग्रुप वाले डेवलप नेशन तय कर लेंगे कि कैसा होना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कैसा होना चाहिए, वो हम तय कर देंगे, और दूसरे देशों में जाएंगे तो वो भी वहां पे लागू हो जाएगा। समझ में, ये प्लूरीलैटरल नेचर का है, मतलब कुछ ग्रुप डेवलप नेशन ये तय कर ले कि एफडीआई किसी देश में जा रहा है तो उसके क्या क्या नियम होंगे, वो हम तय कर लेते हैं, और ये डेवलपिंग नेशन उस पर अपने पे लागू कर ले। और जब ये यहाँ पे जाए तो उनको तुरंत उनके लिए रेड कारपेट बिछा ले,
ठीक है? वही नियम अपने देश में भी पार्लियामेंट से पास करा लें, ये बोला जा रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं इस पे कि ऐसा नहीं होगा। इस मामले में भी हम मल्टीलैटरल अप्रोच रखेंगे, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होना चाहिए। एफडीआई कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, वो हमारा देश तय करेगा, हम तय करेंगे, या आप कुछ लोग कुछ ग्रुप मिलकर तय कर लोगे कि कैसे ट्रेड करना है, हमारे देश में आ जाओगे और हम रेड कारपेट बिछा दें, अब यहाँ कंपनियां तबाही मचा दे, तो ये नहीं चलेगा। तो डेवलप नेशन क्या करती हैं, इस पे आईएफडी पे कह रही है कि कुछ ग्रुप मिलकर हम तय कर ले रहे हैं कि दूसरे देश में कैसे कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगे, वो आप अपने यहाँ नियम बना लेना। तो डेवलपिंग नेशन चिल्ला रहे हैं नहीं होगा, इस पे बात होगी कल से जो शुरू होने वाला है। देखिए एक क्या इशू है, एचडीटी, स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इस पे डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन भिड़े रहते हैं। डेवलप नेशन क्या कहते हैं इसको कि ये जो एचडीटी है नहीं मिलना चाहिए, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया। डेवलप नेशन क्या कहते हैं कि इंडिया और चाइना गरीब देश नहीं है, ये बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं, तो इनके लिए जो ये एचडीटी वाला मामला है ना, ये हटाओ। ये क्या करता है, एचडीटी होने से क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में इनको बेनिफिट मिलता है, तो इसका बेनिफिट हमको भी मिलता है, चाइना को भी मिल रहा है। तो ये डेवलप नेशन क्या कह रहे हैं कि इसको हटा दो, कि ये लोग बहुत डेवलप कर चुके हैं। तो इंडिया क्या कहता है, इंडिया ये कहता है कि देखो भाई, हम इतना, आपको लग रहा होगा कि डेवलप हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुछ सेक्टर जो है बहुत ज्यादा डेवलप किए हुए, कुछ सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप किए हुए, और कुछ बहुत अधिकांश मामला भी हमारा अटका हुआ है। ये नहीं है कि हमारा कुछ एरिया जो है बहुत ज्यादा डेवलप दिख रहा है, कैमरे में आपने देख लिया, वीडियो में देख लिया कि हमने बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ये कुछ इलाकों में हुआ है केवल। और अधिकांश यानी इन्होंने कितना रेशियो मान लीजिए 70-30 का रेशियो दिया, क्योंकि इतना डेवलप्ड है, इतना नहीं है, हाइपोथेटिकली कि इतना हुआ इतना नहीं हुआ है। तो ये आप मत कहिए कि हमको एसडीटी नहीं मिलेगा, स्पेशल ये सब ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ये हमको मिलते रहना चाहिए। और डेवलप नेशन कहते हैं इसको हटाओ इंडिया के लिए। तो ये एक डिबेट है, इंडिया डेवलपिंग नेशन चिल्लाते हैं इस मामले में, इंडिया चाइना तो खूब जोर जोर से चिल्लाते हैं। और क्या क्या बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। मान लीजिए डब्ल्यूटीओ में कोई पॉलिसी आ गई, रूल पास होता है, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, फ्लेक्सिबल रूल होता है, सब्सिडी, ये जो 10% का जो सब्सिडी है, ये एचडीटी में ही हमको मिल रहा है, हाइयर सब्सिडी लिमिट मिलता है, प्रोटेक्शन राइट होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। बाहर से जो बाहर देश होते हैं हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं ना, टेक्नोलॉजी देते हैं, क्या चाहिए इसके वजह से, एचडीटी, स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की वजह से हमके टेक्नोलॉजी देते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बहुत तेज बच्चा है, एक बहुत वीक बच्चा है स्कूल में, गलती से एक दिन वीक बच्चे का नंबर ज्यादा आ गया, तो लोग ये अच्छा बच्चा बोल रहा है कि इसका नंबर बहुत ज्यादा आ गया है, ठीक है, तो ये मतलब अब तेज हो चुका है, ऐसा बोल रहा है। तो इनको जो बाहर से फ्री कोचिंग वगैरह मिल रही है ये बंद करो। इसको बाहर से फ्री कोचिंग मिल रही थी कमजोर बच्चे को, तो गलती से इसका आ गया ज्यादा नंबर, तो इसको लग रहा है कि एक अच्छा बच्चा है जो काफी अच्छे नंबर हमेशा लाता है, ये बोल रहा है कि ये डेवलप हो चुका है, ये बेहतर कर रहा है। अब ये बाहर से फ्री कोचिंग बंद करो, लेकिन क्या है, इसको अभी भी कोचिंग की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ये गलती से इसका आ गया है एक बार केवल, समझ में, बस ऐसा ही मामला है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, डेवलप नेशन क्या करे, एसडीटी को लिमिट करो, केवल बहुत गरीब जो है, बहुत ज्यादा जो गरीब है, केवल उसको। सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। ये क्या करना चाहते हैं, डेवलपिंग नेशन को और ज्यादा गिराना चाहते हैं, तो वो उठ ही ना पाए। स्टार्टिंग में जो बताया था लेडर, ये देखिए डेवलप नेशन, ये लेडर है, ये डेवलपिंग, ये लेडर हटाना चाहते हैं, ये लेडर हटाने चाहते हैं, ठीक है। और इंडिया क्या चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है एसडीटी, और पूरे डेवलपिंग नेशन भी। और देखिए क्या मामला है, डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस, डब्ल्यूटीओ में भी एक कोर्ट है, यानी ग्लोबल कोर्ट जैसा, यानी ट्रेड से जुड़ा हुआ कोई मामला अगर गड़बड़ हुआ तो डब्ल्यूटीओ का कोर्ट बैठेगा, ठीक है। दो टाइप का कोर्ट होगा इसका, दो लेवल पे। एक पहला नीचे का लेवल होता है जहाँ पे आप केस वगैरह, मान लीजिए आपका चला, यहाँ पे आप खुश नहीं हुए इस जजमेंट से, तो आप अपील कर सकते हैं ऊपर, अपीलेट कोर्ट होता है, अपीलेट बॉडी होती है, यहाँ पे अपील कर सकते हैं और ये फाइनल होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो अपीलेट बॉडी है ना, यहाँ पे जज ही नहीं है। कब से नहीं है, 2019 से इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है, क्योंकि यूएस ने ब्लॉक कर रखा है जजेस को। मतलब अगर आपका केस यहाँ मान लीजिए नीचे वाली बॉडी में गया, यहाँ से फाइनल जजमेंट आया और आप उस जजमेंट से खुश नहीं है, और आप चाहेंगे कि यहाँ पे अपील कर दें अपीलेट बॉडी में, ऊपर वाली बॉडी में, और यहाँ फाइनल डिसीजन आए, तो आपका मामला यहाँ पे जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे जज तो है ही नहीं, तो क्या हुआ, मामला लटक जाएगा, बीच में फंसेगा, झूलता रहेगा, ये एक इशू है। और इसी पे हम बोल रहे हैं कि ये जो डब्ल्यूटीओ का कोर्ट है और इसमें अपीलेट बॉडी का जो इनएक्टिव हुए हैं जजेस लोग हैं, और जो डेवलप कंट्रीज है वो लाने की कोशिश ही नहीं करती है, ब्लॉक करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो मान लीजिए स्कूल में अगर किसी टीचर कोई दिक्कत हुआ, दो स्टूडेंट के बीच में, टीचर के पास गया और टीचर से संतुष्ट नहीं हुए, तो कहाँ जाएंगे, प्रिंसिपल के पास। फर्ज करिए उस स्कूल में प्रिंसिपल ही गायब है, प्रिंसिपल ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, यही हाल है डब्ल्यूटीओ में, दो टीयर का कोर्ट है, यहाँ पे जजमेंट आया, नहीं खुश हुए, अपील कर सकते हैं ऊपर, अब यहाँ जज ही नहीं, ये दिक्कत है।
नौवां डिसीजन मेकिंग क्राइसिस, कंसेशंस का मामला है, मतलब सहमति का मामला है, सहमति का। डब्ल्यूटीओ का क्या मैंने स्टार्टिंग बताया रूल क्या है कि सारे के सारे देश सहमत होंगे तभी कोई रूल पास होगा, ठीक है। और डेवलप नेशन क्या कह रहे हैं कि इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, कोई एक व्यक्ति नाराज हो जाता है, देश तो मना कर देता है, तो सारा रूल रुक जाता है, नियम रुक जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट करेंगे, कुछ लोग मिल के डिसीजन लेंगे, सब पे लागू होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो डेवलप नेशन क्या करते हैं, फास्टर डिसीजन चाहते हैं, स्मॉल ग्रुप में डिसीजन ले लेना चाहते हैं। हम क्या करते हैं कि हमें इंक्लूसिव डिसीजन चाहिए, मतलब सबके साथ, सबका सहमति होना चाहिए, फुल पार्टिसिपेशन चाहिए। ये एक डिबेट है। तो अब देखिए जितने भी प्रॉब्लम्स इश्यूज गिनाने थे मैंने गिना दिए, ठीक है। और यही इश्यूज डब्ल्यूटीओ में कल से स्टार्ट होगा, बातचीत होगा। अब देखिए मैं क्या बोलूं, आपको लगता है कि डब्ल्यूटीओ में जाएंगे सब लोग, बातचीत होगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ नहीं होगा, ठीक है। क्या हालत होगा, बस चाय समोसा खाने जाएंगे यहाँ पे, लोग आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा, फिर क्या बोलेंगे, चलो यार अगली मीटिंग में देखेंगे, तो 2 साल बाद देखेंगे, ठीक है। ये हाल होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि शादी में लोग जाते हैं ना, तो शादी में लोग क्यों जाते हैं ज्यादातर, दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए नहीं, जो शादी कर रहे हैं वो अपने आप को देखते हैं। लेकिन जो बाहर से बाराती वाराती जाते हैं, आसपास के लोग जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो खाने के लालच में जाते हैं केवल, और आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। दिमाग उनका एक तिरछी नजर से वो खाने के ढक्कन पे रहती है उनकी नजर, और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ना कि हाँ पॉलिटिक्स की बातें कर लेंगे, हाँ मोदी जी ने तो ये किया वो किया वो गया, और झटके से घूम के ये बोलेंगे कि यार ढक्कन नहीं खुल रहा है क्या खाने का। यही हाल डब्ल्यूटीओ में होगा। क्या होगा कि ये बातचीत आपस में करेंगे, अब तिरछी नजर से देखेंगे, चाय समोसा तो नहीं है, बातचीत करके धीरे से निकल लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखिए अब जो कल से मीटिंग होगी, अब देखिए उसका कुछ रिजल्ट आ गया तो मैं तो बता ही दूंगा, कुछ रिजल्ट आया तो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन उम्मीद पूरी है, पूरा भरोसा है कि नहीं आएगा, चाय समोसा खा के चले जाएंगे। लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है अब इसमें, ओवरऑल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, आउटडेटेड रूल्स है, जो मैंने बताया 1986 1988 वाला, वो बेस ईयर बना के रखा है, पावर इम्बैलेंस है, इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस है, जज है ही नहीं, ये दिक्कत है। इकोनॉमिक में प्रॉब्लम क्या है, सब्सिडी का डिस्प्यूट है हमारा, डिजिटल डिवाइड है, ट्रेड इनइक्वालिटी है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है, यूएस वर्सेस ग्लोबल साउथ। आप मैप उठा के देखेंगे, जब वर्ल्ड मैप ऐसे उठा के देखेंगे तो बीच में ऐसा डिवाइड जो ऐसे खींचा हुआ है ना, आप देखेंगे ग्लोबल साउथ, ये नीचे वालों को साउथ बोला जाता है ग्लोबल, ये ग्लोबल नॉर्थ है, और जितने भी ऊपर हैं सब अमीर वाले हैं, और नीचे जितने भी हैं सब गरीब वाले हैं। तो यूएस वर्सेस ग्लोबल साउथ चल रहा है, वीक अलायंस है, वीक अलायंस है। भारत क्या है, एशिया में कमजोर पड़ा हुआ है, मतलब कमजोर क्या पड़ा हुआ है, अकेला पड़ गया है। पहले हमारे साउथ अफ्रीका से थोड़ा संबंध थे, अब यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है, ये सब दिक्कत है। देखिए अब प्रॉब्लम क्या क्या कौन कौन फेस कर रहा है, इंडिया क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, पॉलिसी का स्पेस का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर रही है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, वीक वॉइस, इनकी वॉइस जो है डब्ल्यूटीओ में उठ ही नहीं पा रही है, और इंडिया जो है मजबूती से इस बात को उठाता रहता है। अगर ये भी कमजोर पड़ा तो दिक्कत होगी। तो डेवलप्ड कंट्रीज का किस बात, इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लूजिंग कंट्रोल फियर, मतलब हम दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं, वो लूज ना कर दें हम, ठीक है, ये इनको फियर है। और डब्ल्यूटीओ का क्या प्रॉब्लम हो गया, एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, क्रेडिबल है नहीं है, लोग क्या कहते हैं, आते हैं चाय समोसा खाते हैं और चले जाते हैं, यही मामला है। हमारा क्या कंसर्न क्या है, फूड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मेंटेन करना है हमें, एसडीटी, हमें प्लूरिलैटरलिज्म को अपोज करना है, हमको रिस्टोर करना है डिस्प्यूट सिस्टम, और हमें प्रोटेक्ट करना है अपना पॉलिसी स्पेस, मतलब हमारी पॉलिसी चले, ये ना कि कुछ लोग मिलकर लागू कर दें और हम यहाँ ऐसे खड़े होकर देखते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत है, मतलब हमारा कंसर्न ये है, और इसी चीज को हम डब्ल्यूटीओ में उठाएंगे क्या, जाके चाय समोसा खा के चले जाएंगे, मतलब हमारी दिक्कत तो यही है। तो आज के लिए इतना ही। और ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम के लिंक पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको समझ में आया कि इसमें इसमें क्या भरा हुआ है, लो होप शार्प डिवाइड। डेवलप नेशन चाहती ही नहीं है कि डेवलपिंग नेशन डेवलप बने, ठीक है, ये इसलिए वो लैडर हटाने की कोशिश करे, वो सीढ़ी हटा दो, वो रूल्स ऐसा तोड़ मरोड़ दो कि डेवलपिंग नेशन डेवलप हो ही ना पाए, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा, ये पूरा पीडीएफ है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।